40 पर कॉल करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और मंत्री समेत कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से जेपी नड्डा सीधे कैनाल पोर्ट स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे और वहीं जेपी नड्डा विधायक कॉलोनी स्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास के निवास पहुंचे और पूर्व सांसद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बता दें, करीब 20 मिनट तक उनके निवास पर वे मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री साय और प्रदेशाध्यक्ष किरण देव भी मौजूद रहे। सदस्यता कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा सीधे युवाओं के बीच एनआईटी के पास स्थित नालंदा परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से राष्ट्र, समाज और युवा सोच पर बात की। भारतीय जनता पार्टी लगातार सदस्यता अभियान के तहत में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और हमारे देश के उन महापुरुषों ने जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर किया, हम सबके ध्यान में है कि महारानी दुर्गावती जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और जिस तरीके से महिला होकर उन्होंने बहुत ही सशक्त महारानी पूरे विश्व के लिए प्रस्तुत किया, आज की हमारी माताओं बहनों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज उसी के फल हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पर माल्यार्पण करने आए और निश्चित तौर पर उसमें पूरे हमारे आदिवासी समाज के लोग, क्योंकि हम महारानी दुर्गावती की आराधना करते हैं, उससे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इस प्रतिभा में आकर के उन्होंने पुष्पांजलि। और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में नगर पंचायतों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ समीक्षा की। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व संग्रहण और विकास कार्यों की प्रगति के लिए जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराज एस और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में ये बैठक हुई है। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 2 दिन में आयोजित हुई है। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की। आज राज्य के सभी नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा हमने की। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, इनकी प्रगति की समीक्षा की। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, उन कामों की प्रगति की समीक्षा हमने की है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में राशि हमने उपलब्ध कराई है और ताकि हमारे शहर सुविधापूर्ण बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, इसके लिए हमारी सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है और उसी की समीक्षा आज हमने की है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे शहर विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और वहीं महाप्रसाद मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित रैली निकाली। पूरा मामला कांकेर जिले के पंखाजूर ब्लॉक का है, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसादम में चर्बी मिलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पखानजूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस कृत्य को सनातनियों की आस्था पर प्रहार बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। और इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालाजी तिरुपति मंदिर में जिस प्रकार से हिंदू के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके विरोध में आज हमने पखानजूर के सर्व हिंदू समाज के लोग आज यहाँ पर
एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं कि आप हमारी इस मांग को वहां ऊपर तक पहुंचाइए, हमें सरकार शासन तक पहुंचाइए और दोषी पर कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है। चर्बी युक्त, किसी जानवर की चर्बी युक्त जो घी है वो हमारे प्रसाद में मिलाना, ये एक जघन्य अपराध है और इसको अपराध की श्रेणी में लाकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग करते हैं। अगला रणनीति क्या है? अगर किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई इस दोषियों पर नहीं की जाती है तो आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन की तैयारी हम सर्व हिंदू समाज की ओर से चल रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू दिया जाता है वो जानवर के चर्बी युक्त घी से बनाया जाता है, उसके विरोध में हम लोग आज एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ये क्या है कि जो हमारे हिंदुओं का आस्था है मंदिर और हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको जांच में लेकर तत्काल उस पर कार्रवाई करे। हमारी मांग एक ही है कि हमारे हिंदू समाज के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा गया कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद की वितरण की जा रही है, उस प्रसाद में पशु का चर्बी युक्त जो प्रसाद बना के हिंदुओं को दिया जा रहा है, ये नाइंसाफी है। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और सरकार को अवगत करवाने के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं एसडीएम साहब के माध्यम से। दूसरा हम प्रधानमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपने जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे भी हम यही आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की जो हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचारों का रोकथाम करे, अन्यथा पूरे हिंदू एकत्रित होकर के हम बहुत बड़ा संघर्ष करने का मौका हमें ना दे, ताकि इसका जल्द से जल्द निराकरण करें। और भाई गरियाबंद कोतवाली क्षेत्र में एटीएम लूट के नाकाम प्रयास के महज 24 घंटे के भीतर बीती रात अज्ञात चोरों ने पांडुका थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में मौजूद ग्रामीण बैंक का जो है अपना निशाना बनाया, पर वे अलार्म बजते ही भाग खड़े हुए। मुख्य चैनल गेट समेत 2 ताले तोड़कर चोर लॉकर तक पहुंच गए थे। लॉकर को भी काटने का प्रयास किया। चिन्ह देखकर गैस कटर का उपयोग किए जाने की आशंका जताई जा रही है। 4 से 5 बजे के बीच मैनेजर को अलार्म सिस्टम ने अलर्ट कर दिया। मैनेजर ने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही पांडुका पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई थी। हलचल बढ़ती देख इस बार भी चोर नाकाम कोशिश कर भाग खड़े हुए। कल दरमियानी रात पांडुका के ग्रामीण बैंक में कुछ लोग चोरी करने का प्रयास किए हैं, परंतु चोरी असफल हो गई है। वहां ऐसे कोई वारदात लोग नहीं कर पाए। क्या स्थितियां सामने जो मेन गेट होता है वहां का ताला तोड़े हैं और अंदर जो शटर है उसका ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किए हैं, परंतु किसी भी प्रकार से वहां जो सामान रखा हुआ था उसको चोरी करके नहीं ले जा पाए हैं। वहां से डीवीआर ले गए हैं। लॉकर तक पहुंच गए तो? हाँ, लॉकर तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने मेन गेट का ताला खोला है, पर वहां से कुछ चुरा नहीं पाए। किससे काटने का प्रयास किया? गैस कटर से उन्होंने दोनों जगह का ताला तोड़ा है। गरियाबंद से जो घटना कल हुई है एटीएम वाला और वो क्या दोनों को मिला के कुछ ऐसा लगता है आपको? दोनों हम दोनों ही जगह का सीसीटीवी की अभी फुटेज देख रहे हैं और वहाँ का टावर डंप भी लिया गया है। अगर इन दोनों से ऐसा कुछ हमको आगे लिंक मिलता है कि दोनों जगह जो चोरियां हुई है वो एक ही इंसान कर सकते हैं, तो उस दिशा में भी जरूर आगे बढ़ेंगे। क्या इस प्रकरण में एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से घटना को अंजाम दिया गया है और अभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं, हो सकता है कि एक से ज्यादा व्यक्ति इस घटना को कारित किए। सीसीटीवी की बात कर रहे हैं तो डीवीआर लेके चले गए, कैसा आसपास भी और ऐसे जो लोकेशन है जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, आने जाने का रास्ता है उसमें सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, वहां से हम लोग ट्रेस करने का कोशिश करेंगे उनको। और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक हड़ताल पर हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को डीए सहित अपनी 4 मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य भर के 4 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल के कारण सरकारी दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा और स्कूलों में भी शिक्षकों की उपस्थिति नहीं होगी। फेडरेशन के कर्मचारियों ने बताया कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले सरकारी कर्मचारियों से उनकी मांगे पूरी करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा।
आज हमारी जो है 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है डीए, उसकी एरियस राशि, 300 दिन का नकदीकरण और 300 दिन का नकदीकरण अवकाश और 40 करीब ये जो मांगे हैं वो नई मांगे नहीं है। जब पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हमने 16 दिनों का आंदोलन किया था, उस दौरान हमारी एरियस राशि रोकी गई। 5000 करोड़ के आसपास कांग्रेस सरकार ने एरियस राशि, उस एरियस राशि के दौरान हमने जो आंदोलन किया था, जिसका परिणाम है कि बीजेपी सरकार के सारे प्रतिनिधियों ने, जब हमारी आंदोलन का समय आया, जब हमारा चुनाव का समय आया, उन्होंने हमारे सामने मांगे रखी कि जो है हमारी सरकार बनती केंद्र में डीए लागू होती, राज्य में दे दी जाए, जो आज तक लंबित है। एरियस राशि हमारा 2019 से रुका हुआ, जिसे नहीं दिया गया है। हम पूरे समीप के राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर जो है बीजेपी की सरकार है, वहां पर 300 दिन का अवकाश दिया जाता है और यहाँ पर हमको 240 दिन का अवकाश दिया जाता है। 4 स्तरीय वेतनमान की बात मोदी की गारंटी में लिखा हुआ। ये जो प्रपत्र डाले, ये चारों मांगे जो है संयोजक विजय बघेल जी ने हमसे सलाह चर्चा मशवरा करके सारे मांगे रखी, लेकिन आज स्थिति ऐसी हुई कि संयोजक अलग अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि मेरी सरकार मेरी बातें नहीं सुन रही है। जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वो आज मंत्री नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि जो चोर मौसेरा भाई कांग्रेस सरकार ने जो किया, बीजेपी सरकार ने वही करे। जिसका परिणाम ये हो रहा है कि आज प्रदेश में 5 लाख नियमित कर्मचारी आंदोलन कर, जिसका परिणाम ये होगा कि आने वाले दिनों में जब अनिश्चितकालीन आंदोलन होगी तो पूर्व की सरकार की भांति जिस तरह से न्यायालय बंद हो गए थे, न्यायालय की तिथियां पोस्टपोन हो गई, परीक्षा की स्थिति पोस्टपोन हो गई, ऑडिट की तिथियां पोस्टपोन हो गई, जितनी बैठक थे पोस्टपोन हो गए, जल समस्या निवारण शिविर थे वो पोस्टपोन हो गए, पूरे अस्पताल बंद है, पूरे स्कूल बंद है। इस तरह की परिस्थिति इनके साथ में नहीं है। तो चोर मौसेरा भाई का कहावत जो है आप देखने को मिल रहा है कि दोनों सरकार जो है वही कर रही है जो पूर्व की सरकार कर रही है। आज हम शासन से हमने बहुत बार शासन से अवगत कराया पत्राचार के द्वारा कि हमारी ये मांगे हैं, आप इन्हें पूरा करिए, क्योंकि आपके मोदी गारंटी के तहत आपने कहा था कि हम पूरा करेंगे, पर आज तक उन्होंने हमारी मांगे को पूरा नहीं किया है। इसलिए आज हमारे इस कर्मचारी इस मैदान पर, इस मंच पर सभी एक होकर और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जो डीए है, एचआर है और 4 पदोन्नति है। और हमारी जो 19 से आज तक एरियस जो जमा है उन्होंने हमको दिया ही नहीं है और उन्होंने अपनी योजना में हमारे कर्मचारियों के पैसे को लगा रहा है। तो हमारा निवेदन है मोदी की गारंटी के अनुसार वो हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा कर्मचारी फिर रोड पर उतरेंगे और शासन भी अपने आप को बचा कर रखे। अगर कर्मचारी अपने पे आ गए तो शासन फिर कोई मतलब नहीं शासन का। शासन से हमारा अनुरोध है कि वो हमारी मांगों को गंभीरता से ले और अपनी तुरंत आज शाम तक वो हमारी हड़ताल खत्म होने तक उनके द्वारा हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए कि हमने आपकी मांगों को पूरा किया। वही है जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इन लोगों ने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि प्रदेश के कर्मचारियों को 2019 से लंबित डीए एरियस की राशि उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी, समय वेतन 240 दिन का अवकाश को नकदीकरण को 300 दिन किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर जो है प्रदेश के भाजपा पार्टी के जो बहुत बड़े कद्दावर नेता थे विजय बघेल जी ने घोषणा पत्र में बकायदा इसको जारी कराया। चुनाव के 2 दिन पहले इन लोगों ने वीडियो के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और विजय बघेल जी ने एक वीडियो जारी करके कर्मचारियों से अपील की कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो कर्मचारियों की समस्त मांगों को हम पूरा करेंगे। आज सरकार बने 9 माह हो गया है, लेकिन कर्मचारियों की सुध लेने वाला छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अपने भरोसे में निपट गए, अब साए निपट रहे हैं। ये इससे ज्यादा दुविधा की बात और क्या होगी। आगे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हमारे 5वें चरण का जो आंदोलन होगा, आगामी आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन का स्वरूप लेगा और इसको लेकर हमारे प्रदेश नेतृत्व रणनीति बना रही है। और गरियाबंद सामान्य वन मंडल में एक बार फिर हाथी मानव द्वंद का मामला सामने आया है। फिंगेश्वर जंगल में हाथी ने सोरी खोर्द निवासी कुमार नेताम को दौड़ा कुचल डाला। बताया जा रहा है कि दिव्यांग हमेशा की तरह घटना वाले दिन भी 3 बजे गांव से लगे जंगल में फोटो निकालने जा रहा था और इस दौरान हाथी ने दिव्यांग को कुचल दिया। आपको बताते चले कि घटना के बाद वन व पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस क्षेत्र में हाथी 4-5 दिन से विचरण कर रहे जंगल में। यहाँ इधर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया था, पुलिस द्वारा भी और फॉरेस्ट विभाग द्वारा।
ये क्या है, यह सोरित खुर्द का एक ग्रामीण है जिसका नाम है कुमार, पिता शाखाराम, उम्र 44 वर्ष है। और ये फुटू निकालने साइकिल से जंगल आ रहे थे, तो बीच में अचानक जंगल से हाथी निकला और इसको दौड़ाने लगा। फिर बाएं पैर से शायद विकलांग है, तो ये दौड़ नहीं पाया और हाथी इसको कुचल दिया और महासमुंद की ओर निकल गया है हाथी। अभी इसका मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है, 100 पोस्टमार्टम हॉस्पिटल ले जाकर कराना है। और गौरेला पेंडा मरवाही होकर गुजरने वाली सड़क बिलासपुर जबलपुर से नेशनल हाईवे मार्ग को बनाने की तैयारी चल रही है, जो छत्तीसगढ़ की सीमा में बिलासपुर जिले के रतनपुर से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कबीर चबूतरा तक बननी है, जिसका जमीन अधिग्रहण का भी काम पूर्ण कर लिया गया है। और अब जो है पेड़ों को भी कटाई करना है, जिसे बनाने के लिए करीब 1800 पेड़ की कटाई की मंजूरी मिल गई है। ठेकेदारों द्वारा पेड़ की कटाई शुरू भी कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच समस्या ये खड़ी हो रही है कि ठेकेदार द्वारा एक भी पेड़ अभी तक लगाए नहीं गए हैं, जबकि लोगों का कहना है कि सड़क बन रही है तो जमीन का मुआवजा जमीन मालिकों को दिया गया है, तो जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले खाली जगह पर इस रोड के किनारे पेड़ लगाना भी जरूरी है। इसके पहले भी जिले में हर महीने सैकड़ों पेड़ छोट प्रजाति में होने के कारण काटे जा रहे हैं, जबकि अवैध कटाई की भी काफी शिकायतें हैं। नेशनल हाईवे जो अभी चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट है, उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में उनको अप्रूवल मिला है और उनको वर्किंग परमिशन मिल गई है। उसके अंतर्गत जो उनको चौड़ाईकरण करना है, उसमें जितने पेड़ आ रहे हैं उनकी कटाई की अनुमति प्राप्त हो चुकी है और उस पर कार्रवाई हो रही है। जी, क्या नाम है? सहदेव सिंह। सहदेव सिंह। हाँ। कौन सा गांव? बेलपत। बेलपत। हाँ। अच्छा, ये रोड किनारे जो पेड़ कट रहे हैं, हाँ, ये किस लिए काटे जा रहे हैं, आपको जानकारी है? हाँ, चौड़ीकरण पर काटा, रोड चौड़ीकरण के लिए। हाँ, कुछ मुआवजा दे से जेकर जमीन दबी से गांव किनारे। अच्छा, बोला मुआवजा भी दे से। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक काटे जाएंगे पेड़? ये क्योंकि यहाँ से अब पूरा पहाड़ में भी कटेगा। अच्छा, और बंजारी नीचे से। अच्छा, वहाँ से पूरा ये रतनपुर रोड पूरा। अच्छा, इधर की कहाँ तक कटेगा पेड़? ये केवची तक। हाँ। अच्छा, ये जो मार्किंग किया गया है, इन पेड़ों को भी काटा जाएगा? बिल्कुल, सबको काटा जाएगा, जिसमें निशान लग चुका है और नंबर हो गया है। अच्छा, वो सबको काटा जाएगा। तो इसकी फिर भरपाई कैसे होगी, कुछ बताए हैं? नहीं तो बताए हैं, जैसे मुआवजा दे रहे हैं तो उनको तो देना चाहिए मुआवजा। नया पेड़ लगा के देना चाहिए, पेड़ लगा के, खाली जगह है पेड़ लगा के। हाँ। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भिलाई पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया। आरोप है कि पूर्व सीएम के बेटे ने सुपारी देकर जानलेवा हमला करवाया है और ये आरोप भिलाई के प्रोफेसर विनोद शर्मा ने लगाया है। इस मामले में केवल पूर्व सीएम के बेटे ही नहीं, बल्कि थाने में कांग्रेस के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर दुर्ग एसपी ने आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वही मुख्य आरोपी प्रवीर कुमार शर्मा और उसका साथी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और खबर पखांजूर इलाके के ब्रह्मपुर गांव का है, जहां 2 हफ्ते पहले एक युवक और अमीर राय की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद महिला खांसी से ग्रसित हो गई। पति अमीर ने पखांजूर ले जाकर इलाज कराया, दवाइयां ली, लेकिन कुछ दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी तो आपातकालीन सुविधा के लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन 3 घंटों से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद भी जब एम्बुलेंस नहीं आई तो वही अस्पताल पहुंचने से पहले ही पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरे गांव में आक्रोश है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानून का काम करती है। क्या हुआ था? शनिवार रात को आया था, मेरे को बुलाने के लिए गए थे। मैं आया तो देखी मरीज का सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था। देखते मैं तुरंत 102 में कॉल लगाई। 102 वाले बोले
हमारा गाड़ी में व्यवस्था नहीं है, 108 में कॉल करो। फिर मैं 108 में कॉल किया, हम लोग रायपुर डायरेक्ट लगते हैं। उसके बाद हम लोग बोले आओ, मैं पखानजोर में कॉल लगाती हूँ। पखानजोर वाले फोन नहीं उठा रहे और फिर बात नहीं हुआ, दोबारा बात नहीं हुआ। उसके बाद हम गाँव लेके गाड़ी लेके हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, फिर रास्ते में दम तोड़ दिया। 108 में है, करीबन 2-3 घंटा गाड़ी नहीं हुआ। क्या बोलते थे? 108 वाले हम बोले थे आ रहे हैं, लेकिन नहीं आए। तो पहले भी इस प्रकार की घटना हुआ? नहीं होता। अभी फिर घटना हुई? और कल भी एक गाड़ी बुलाया था 102, तो उन लोग बोले हमारा गाड़ी उपलब्ध नहीं है, बाहर रेफर किया, केस लेके गए तो नहीं है। आपातकालीन सुविधा का लाभ नहीं मिलता? नहीं बताए, गाड़ी का भी सुविधा नहीं है। क्या लगता है, गाड़ी होना चाहिए एम्बुलेंस? हाँ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? चित्रंजन, 113 नंबर ब्रह्मपुर। क्या समस्या है, क्या घटना? समस्या ये इसका वो जो देहांत हो गया, मर गया, एम्बुलेंस को फोन किया था पखानजोड़ में, तो वहां से गाड़ी नहीं आया। अगर गाड़ी आ जाता यहाँ तो ये दुर्घटना नहीं घटता। और पखानजोड़ से हमारा गांव कम से कम 13-14 किलोमीटर है, महाराष्ट्र बाउंड्री में बसा हुआ है, जाने आने में बहुत दिक्कत है। और जाने से भी क्या करेंगे, जाने से भी हॉस्पिटल में जाने से सिस्टर लोग क्या बोलता है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को तो खोजने जाओगे तो डॉक्टर अपना निजी रूम में बैठ के इलाज करता है, विजिट लेता है और लिख देता है दवाई लेके आ जाओ करके। मरीज हॉस्पिटल में भी जाके क्या करेगा? यही हाल हो गया पखानजोड़ का हमारा। इसको दोषी मानते हैं? हम तो दोषी मानेंगे सरकार को, क्योंकि सरकार अगर ध्यान देता तो हमारा पखानजोड़ का ये हाल नहीं होता। क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ जो हमारा गाड़ी का व्यवस्था हो जाए और डॉक्टर अच्छा से अच्छा डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने से मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित राय। कौन सा गाँव है? PB 113 ब्रह्मपुर। क्या घटना घटी आपके यहाँ? घटना घटने के लिए मेरा मतलब घर वाली का थोड़ा सा खांसी था। मंगलवार रात से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं ले गया डॉक्टर के पास, वहाँ जाके मतलब खांसी का दवाई दिया, 2 दिन खिलाया, खांसी कम नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरा माँ बोल रहा था कि फिर दिखा डॉक्टर के पास, तो मैं जाके सरकारी अस्पताल में दिखाया। वहाँ जाके टोपो मैडम को पूरा जो भी तबीयत खराब था पूरा खोल के बोलने के बाद मैडम दवाई दिया। उसको शनिवार रात को खांसी फिर चालू हो गया। उसको खांसी रात को आता है, दिन को पूरा तबीयत ठीक रहता है। फिर क्या हुआ उसके बाद खाना वाना खिलाने के बाद मैं उसको दवाई खिलाने के बाद उसका शरीर में पूरा जलन चालू हो गया। मतलब इतना जलन चालू हुआ कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं एम्बुलेंस के पास कॉल किया तो एम्बुलेंस सही समय में नहीं आया। एम्बुलेंस 102 में भी कॉल किया, 102 में भी नहीं आया, 108 में भी कॉल किया, वो भी नहीं आया। बोल रहा था कि गाड़ी भेज दिया हूँ, आधा रोड पहुंच गया। वो एक बार बोलते 46 नंबर पहुंच गया, एक बार बोलता है कि ये तो पहुंचने वाला है। उसके बाद मेरे को गाड़ी नहीं मिला, फिर मैं निजी गाड़ी में मतलब बुकिंग करके ले गया, जाके 16 नंबर में जाके दम तोड़ दिया। आधा रास्ते में दम तोड़ दिया। 108-102 नहीं आया, कोई भी गाड़ी नहीं आया। कितना दिन का बच्चा है? मेरा 11 14 दिन का बच्चा है। 11 दिन को मेरा वाइफ खत्म हो गया। बच्चा 11 दिन का था? बच्चा 11 दिन का था। एम्बुलेंस को लेकर क्या व्यवस्था? इसमें 108 की बिल्कुल दायित्व है कि इस तरह का जो भी स्थिति बनती है उसमें एम्बुलेंस समय पे प्राप्त कराए। वो आउटसोर्स किया हुआ काम है, उसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आवश्यक होने पर जो हमारे हॉस्पिटल है उसके लिए भी हम एम्बुलेंस प्रदान करेंगे। किंतु ये जो विषय आया है उसको हम पूरा जांच करते हुए कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन बोस, PB 113 ब्रह्मपुर। क्या घटना घटी आपके यहाँ? यहाँ पे एक ऐसा घटना घटी कि एक बाइक था, उसका तबीयत बहुत ही खराब था, तो हम लोग 108 में कॉल किया, 2-3 बार तो नहीं आया। कितना घंटा वेट किए? 2-2.5 घंटा। तो गाड़ी नहीं मिला तो फिर हम लोग निजी गाड़ी का व्यवस्था किया। करने के बाद आधे रोड में बाइक दम तोड़ दिया। किसका लापरवाही मानते हैं? गाड़ी ना मिलना किसका लापरवाही मानते हैं? सरकार का लापरवाही है। गवर्नमेंट गाड़ी मिलता तो उसका जान बच जाता था। समय पे हम लोगों को गाड़ी नहीं मिला। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि गाड़ी का व्यवस्था होना चाहिए।
अगर मतलब दोबारा ऐसा हादसा ना हो पाए। बच्चा भी है लेडीज का? हाँ, बच्चा भी है एक। कितने दिन का बच्चा है? 11 दिन का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the